नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज 8 फरवरी 2022 को मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव नज़र आता है। 1400 से भी ज़्यादा स्टॉक डिक्लाइन के फेवर में है और सिर्फ 500 स्टॉक हमें एडवांस के फेवर में नज़र आते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि निफ्टी एक्चुअली पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, 0.3% ऊपर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी भी स्लाइटली पॉजिटिव है। मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट हुई है, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसीलिए हमें एडी रेशियो ज़्यादा नेगेटिव नज़र आता है। लार्ज कैप के गिन चुन के 50-100 स्टॉक होते हैं, वहाँ पर तो रिकवरी आ गई है, लेकिन स्मॉल कैप जहाँ पर बहुत से स्टॉक होते हैं वहाँ पर आपको रिकवरी देखने को नहीं मिली है। सेक्टरल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो आईटी वीक है, रियल एस्टेट वीक है, बाकी सारे सेक्टर ने रिकवरी करने की कोशिश की है। इंडिया विक्स हमें 3.5% नीचे जाता हुआ नजर आया, ये एक पॉजिटिव सिचुएशन है। करेंसी मार्केट के बारे में बात करें तो कोई बड़ा मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, लेकिन एज अगेंस्ट यूएस डॉलर रुपी आज थोड़ा सा वीक नज़र आता है। कमोडिटी के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में 1.5% की गिरावट है, नेचुरल गैस 3% ऊपर है, गोल्ड स्लाइटली पॉजिटिव है, सिल्वर में तकरीबन आधे % की गिरावट चल रही है। नेचुरल गैस फिलहाल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है और क्रूड ऑयल जो ये नीचे आ रहा है, ये मेरे हिसाब से अच्छी बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग चुका है। ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करें तो अमेरिकन मार्केट्स आप देख पाएंगे आपको मिक्स्ड क्लोजिंग दिखाई पड़ी है। फिलहाल तो ये अब ओपन नहीं हुए हैं तो यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। यूके मार्केट्स में तेज़ी है, फ्रांस मार्केट में, जर्मनी मार्केट्स में आपको तेज़ी दिखाई पड़ती है। तो ओवरऑल ग्लोबल इंडाइसेस अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपको फ्लैट ही नज़र आता है, स्लाइटली नेगेटिव है। जापान में आपको पॉजिटिविटी नज़र आती है। हैंगसेंग हालांकि 1% नीचे है। चाइना में और कोरियन मार्केट्स में भी आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी नज़र आती है। निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिला। शुरुआत में ही हमें कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली, उसके बाद मार्केट वन साइडेड नीचे आया, उसके बाद वन साइडेड ऊपर गया, सेम लेवल से आपको नीचे आता हुआ नजर आया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और लास्ट में वापस एक जंप देखने को मिला है। तो ओवरऑल यहाँ पर नीचे के साइड पे कंसोलिडेशन हो रहा है, वॉलेटिलिटी हो रही है। इसका मतलब है कि सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहा है और फिलहाल जो क्लोजिंग देखने को मिली है अच्छी देखने को मिली है। अगर कल ये 17,300 के ऊपर जाता है तो हमें 100-200 पॉइंट की रैली कल देखने को मिल सकती है। डेली चार्ट के बारे में बात करें तो डेली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे एक हैमर टाइप का कैंडल हमें बनता हुआ नजर आता है। तो जिस प्रकार से हमने इंट्राडे चार्ट पर देखा 17,300 एक रेजिस्टेंस था, वो अगर लेवल टूटता है तो हमें 17,400, 500 ये जो इसका 20 डेज का मूविंग एवरेज है यहाँ तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। आरएसआई के बारे में बात करें 43 के आसपास का आरएसआई है, मोमेंटम नहीं है लेकिन अभी यहाँ पर ज़्यादा वीकनेस फिलहाल के लिए तो दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि अपने सपोर्ट के आसपास ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 16,800 से करके 17,800 के बीच में ये शॉर्ट रेंज हमें नजर आती है शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक मार्केट इसके बीच में आपको इमेंस वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो सिमिलर यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ता है। शुरुआत में वॉलेटिलिटी हुई, वन साइडेड मार्केट नीचे आया, वन साइडेड ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर थोड़ा सा साइडवेज हुआ, लास्ट में हमें तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस बनकर आता है तकरीबन 38,250 के आसपास है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो हमें यहाँ पर ईजिली 300-400 पॉइंट का जंप देखने को मिल सकता है। आरएसआई डेली चार्ट के बारे में बात करें 51 का आरएसआई है, तो निफ्टी के कंपैरिजन में यहाँ पर स्ट्रेंथ अच्छी है। यहाँ पर भी एक हमें बुलिश कैंडल ही हम कह सकते हैं, हैमर टाइप का कैंडल बनता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर फर्क आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक फिलहाल अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऑलरेडी ऊपर ही चल रहा है और स्लाइटली नीचे क्लोज हुआ है, जबकि निफ्टी 50 में अप्रॉक्सीमेटली 200-300 पॉइंट का गैप है। तो निफ्टी बैंक में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार का यहाँ पर सेटिंग आज देखने को मिला, क्लोजिंग देखने को मिला है, अगर कल मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो निफ्टी बैंक आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। ऑप्शन चेन डेटा के बारे में बात करें तो निफ्टी अब भी हमें ओवरसोल्ड नज़र आता है, पीसीआर 0.54 है और यहाँ पर हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिली है 17,300 के लेवल पे। तो आप सोच सकते हैं अगर 17,300 का लेवल टूट जाता है ऊपर के साइड पे तो एकदम से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और ऊपर भी ऑफकोर्स रेजिस्टेंस तो है ही 17,500 के आसपास, वहाँ तक तो ईजिली मार्केट आपको शिफ्ट करता हुआ नजर आ सकता है। आज नीचे हमें थोड़ी सी पुट राइटिंग भी देखने को मिली है जो कि कल इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली थी, लेकिन निफ्टी में अब भी आपको आज 17,300 पे हैवी कॉल राइटिंग दिखाई पड़ती है।
तो ये अगर 17,300 टूटता है तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आप देख पाएंगे पीसीआर 0.58 है और यहाँ पर भी ऑलरेडी आज हमें कॉल राइटिंग जो होती हुई नजर आई है वो इन द मनी हो चुकी है। 38,000 के लेवल पे कॉल राइटिंग हुई है, तो लोग सोच रहे हैं कि 38,000 के नीचे रहेगा बैंक निफ्टी, ऑलरेडी उसके ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो ऑफकोर्स अगर 38,300 का रेजिस्टेंस टूटता है तो वहां पर तो निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी और भी ज़्यादा हमें शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ सकती है। FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करें तो FIIs ने ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का माल बेचा है, जबकि DIIs ने 1100 करोड़ का माल खरीदा है। तो यहाँ पर फिर भी हमें 900 करोड़ के आसपास की नेट सेलिंग दिखाई पड़ती है। न्यूज़ के बारे में बात करें, रिजल्ट्स बहुत सारे आए हैं। सफारी इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, 1.2 करोड़ से बढ़कर 6.9 करोड़ हो चुका है। इनकम के बारे में बात करें, रेवेन्यू के बारे में बात करें, 112 करोड़ से 204 करोड़ हो चुका है, तो ऑफकोर्स अच्छी बात है। एस्कॉर्ट्स के भी रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट हमें 286 करोड़ से कम होकर 194 करोड़ होता हुआ नजर आता है। इनकम में कोई खास गिरावट नहीं हुई है, 2090 से 2025 है, तो एस्कॉर्ट्स के ओवरऑल हमें रिजल्ट्स कोई खास नज़र नहीं आते हैं। ग्रैन्यूल्स के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देख पाएंगे 146 से सीधा 100 करोड़ हो चुके हैं। इनकम के बारे में बात करें तो ये तो एक्चुअली बढ़ चुका है, 844 से 996 हो चुका है। इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में, फिर भी प्रॉफिट नीचे जा रहा है। मार्जिन पर आपको अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिला है। गोदरेज कंज्यूमर के रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट 502 करोड़ से बढ़कर 575 करोड़ हो चुके हैं। इनकम के बारे में बात करें 3025 से बढ़कर 3273 हमें इनकम होती हुई नजर आती है, तो ये अच्छी बात है। रेवेन्यू ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट भी ऊपर जा रहा है। अभी जनरली आप देखेंगे जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, रेवेन्यू तो ऊपर जा रहा है, धंधा बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल के प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं कि उनके मार्जिन पर इंपैक्ट आता है। भले ही रेवेन्यू 10-15% बढ़ जाए, लेकिन प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। इनफैक्ट कई बार आपको 5-15% नीचे जाता हुआ भी नजर आता है। सुवेन फार्मास्यूटिकल्स के भी रिजल्ट्स आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 114 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ हो चुका है। इनकम 275 से बढ़कर 392 करोड़ हो चुकी है, तो अच्छे रिजल्ट्स नजर आते हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के भी रिजल्ट्स आए हैं। प्रॉफिट आपको आधा होता हुआ नजर आता है, 99 से 48 करोड़। इनकम के बारे में बात करें तो 1500 करोड़ से गिरकर 1320 करोड़ होती हुई नजर आई है। वैसे ये कोई हाई मार्जिन बिजनेस हमें दिखाई नहीं पड़ता और यहाँ पर आपको रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही नीचे जाते हुए नजर आए हैं। नैल्को के भी रिजल्ट्स आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं 240 करोड़ से सीधा 831 करोड़। इनकम भी 2379 से सीधा बढ़कर 3773 होता हुआ नजर आया, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी बात है। ऑफकोर्स ये YOY नंबर्स हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स हैं, बीच में क्वार्टर्स में भी हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। PB फिनटेक के नंबर्स आए हैं। लॉस देखिए कितना बढ़ चुका है, 20 करोड़ का लॉस था, 20 करोड़ का लॉस हमें 298 करोड़ का होता हुआ नजर आया। इनकम में बढ़ोतरी हुई है 212 से बढ़कर 367, लेकिन लॉस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। जितना लास्ट ईयर रेवेन्यू नहीं था उससे ज़्यादा तो फिलहाल लॉस हो चुका है। तो ऐसे लॉस मेकिंग कंपनीज में निवेश करके मतलब नहीं है। IPOs तो आते हैं, लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए, निकल जाना चाहिए। जब तक फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते, ग्रोथ अच्छी नज़र नहीं आती है, प्रॉफिट एटलीस्ट नहीं दिखता है कंपनी में, तब तक यहाँ पर एज ए रिटेल इन्वेस्टर में वैसे ही ज़्यादा पता नहीं होता है। तो ऐसी लॉस मेकिंग कंपनीज को तो अवॉइड करना चाहिए। ABB इंडिया ने अपने एनर्जी एफिशिएंसी डिवाइसेस विद अ न्यू रेंज ऑफ स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशन फॉर एफिशिएंट एनर्जी मैनेजमेंट अपने पोर्टफोलियो में ये स्ट्रेंथन कर लिया है। तो ABB इंडिया के लिए पॉजिटिव सिचुएशन बनकर आती है। वॉकार्ड को CDSCO का नॉड मिल चुका है फॉर एक्सपोर्टिंग अप टू 100 मिलियन डोजेस ऑफ स्पुतनिक वैक्सीन, तो वॉकार्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। हुआई को $1.5 बिलियन का ऑर्डर मिला है फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ भारती एयरटेल्स ट्रांसमिशन नेटवर्क, तो ऑफकोर्स हुआई के लिए अच्छी बात है, लेकिन उसका शेयर तो लिस्टेड ही नहीं है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर साइबर इंश्योरेंस टू इट कस्टमर्स। तो एयरटेल देखिए, आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक यहाँ पर भी अच्छा खासा फोकस करता हुआ नजर आता है। हालांकि सभी टेलीकॉम कंपनीज वहाँ पर थोड़ा बहुत फोकस तो कर ही रही है, और ICICI लोम्बार्ड के लिए भी पॉजिटिव सिचुएशन है। काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है इसका शेयर, इस पर भी आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। बायोकॉन की जो सब्सिडरी है बायोकॉन फार्मा, उसे अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम US FDA
उनकी एक टैबलेट को रिलीज़ करने के लिए। ये मेडिसिन जो है सर्टन फंगल इन्फेक्शंस में यूज़ होती है विद सीवियरली वीकेंड इम्यून सिस्टम, जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, जिन्हें कई बार फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उनके लिए जो दवाई बनाई है उसे FDA नॉड मिल चुका है। तो अच्छी बात है। बायोकॉन का शेयर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रांग भी होता हुआ नजर आया। हमने वीकली Q&A सेशन में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। इनसाइडर डील्स के बारे में बात करें तो सन फार्मा में जो शेयर्स थे वो प्लेज थे प्रमोटर्स के, तो हमें यहाँ पर बड़ी मात्रा में शेयर्स आपको अनप्लेज होते हुए नजर आए हैं। 47,300 शेयर, 64,700 शेयर्स। तो अच्छी बात है, प्लेज जो है हमें रिलीज़ होता हुआ नज़र आता है। अब इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में बात करें, कल जो हमने इंट्राडे के लिए स्टॉक्स शेयर किए थे, अंबुजा सीमेंट और ACC दोनों ने एंट्री दी, लेकिन वहां पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। और HCL टेक में मेरे हिसाब से एंट्री यहां पर शुरुआत में देखने को नहीं मिली थी। तो नेक्स्ट अभी कल के लिए आप कौन से स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं? सिप्ला आप देख सकते हैं। सिप्ला में हमें यहाँ पर 960 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर जा रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। ऑलरेडी इंट्राडे चार्ट पर ही हमें ये स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ चुका है। मोमेंटम इजीली यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर आप डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो 960 में बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप देखिए सिप्ला का चार्ट कैसा दिखाई पड़ता है। थोड़ा कॉन्सोलिडेट कर रहा था, फिर नीचे आया, एकदम से एक झटके में आपको ऊपर आता हुआ नजर आया। तो 960 के ऊपर जाता है, 5 मिनट का क्लोज देता है, तो वहां पर आधे % स्टॉप लॉस के साथ 1% के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है डिमार्ट। डिमार्ट में आप यहाँ पर सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। 4000 का लेवल आप देख पाएंगे, पहले भी एज अ सपोर्ट देखने को मिला, वापस ऊपर गया था। अगर 4000 का लेवल टूट जाता है तो इजीली ये जो 3900 का लेवल एक बार आया था, इसके लिए डिमार्ट ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 4050 के आसपास स्टॉप लॉस रखना है और 3900 के आसपास अपना टारगेट रखना है। 1:2 का अच्छा यहाँ पर टारगेट हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिखाई पड़ता है। तो 4000 के नीचे जाता है तो सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। JSW स्टील में आप देख सकते हैं कि 666 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिला है। अब तक जब भी स्टॉक यहाँ पर ऊपर जाता है बार बार गिरावट देखने को मिल जाती है, ऊपर के साइड पे क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आज अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। ऊपर के साइड पे ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया है। तो अगर 666 के ऊपर जाता है तो आधे % के स्टॉप लॉस के साथ 1% के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। कल अगर यहाँ पर एंट्री नहीं भी मिलती है तो अच्छे चांस हैं कि परसों यहाँ पर हमें एंट्री मिल सकती है। वॉच लिस्ट पर रखिए, अगर मिल जाता है एंट्री तो कल भी इसे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।